ये लड़का अपने शादी में घोड़ी पे बैठ के नहीं जा सकता क्योंकि ये दलित समाज से आता है। तो दलितों को पानी आप लोग इस कुआं से क्यों नहीं लेने देते हैं? देखिए, जिस लोग का कुआं है वो लोग मना कर देते हैं कि बोलते हैं छटा जाती हैं तो पानी आप लोग मत लाइए, हम लोग आएंगे तो हम लोग उठा के दे देंगे। अच्छा, वो लोग अपने से नहीं ले सकते? आते हैं तो हम लोग उठा के देते हैं। उठा के आप लोग पानी नहीं ले सकते क्योंकि छोटे जाति के, और ये आएंगे तो उसको उठा के दे देंगे। कौन छुआछूत मानते हैं? टीचर। आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से मिला। अपने हिसाब से हम लोग को कहता है मार। मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता, बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है अकेले, इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं उनके साथ बैठूं तो वो वहाँ से उठ जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। इससे तो अच्छा मैं जाऊँ ही नहीं खाने के लिए, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये छुआछूत क्या है ये सब। इस बच्चे की ये बात सुन के भी अगर आपका दिल नहीं पिघला है तो पता नहीं आपको किसी डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, हिस्ट्री में इससे भी ज़्यादा कई तरह की डिफ़िकल्टीज को फेस किया है दलित समाज ने। तमिलनाडु में एक रूल हुआ करते थे, थूकना रूल। थूकना रूल के मुताबिक जो लोअर क्लास के आदमी थे, जो दलित समाज के आदमी थे, वो अपने गर्दन में मटका लेके चलते थे। अगर वो कहीं पे भी थूकते थे तो उस मटका में थूक करके अपने घर ले जाया करते थे। उसी एरिया में कुछ जगह पे ऐसे रूल थे कि वो मटका भी लेते और अपने पीछे में झाड़ू भी बांध के चलते थे। जिस एरिया से जा रहे हैं उसके जो पाँव के जो निशान चल रहे थे उस झाड़ू से ठीक करते हुए जाना है, और उनके जो थूकना है तो फिर वो अपने घर लेके जाना है, उस मटका में थूकना है। महाराष्ट्र में एक रूल हुआ करते थे, शैडो रूल। शैडो रूल के मुताबिक ये था कि वहाँ पे आदमी जो एक अपर क्लास के आदमी के सामने जब खड़े होते थे तो वो शैडो से यानी कि 5 कदम ज़्यादा खड़े होते थे। आपकी अगर शैडो बन रही है तो उससे 5 कदम दूर आपको खड़ा होना है। उसी तरह से केरला में एक रूल हुआ करते थे, ब्रेस्ट क्लोथ रूल। उसके हिसाब से जो लोअर क्लास के जो महिलाएं हुआ करती थी वो अपने ब्रेस्ट को नहीं ढक सकती थी। अपर क्लास के आदमी को वो ढकने की अलाउ थी। ये कहानी एक जगह की नहीं है, ये कहानी हर एक जगह चलती आ रही है। महाराष्ट्र में हो या इंडिया में, इंडिया के किसी भी कोने में इस तरह की चीज़ें नहीं हुए, ये मना किया ही नहीं जा सकता है। कहीं जगह पे मंदिर में जाना मना है तो कहीं पे पानी लेना मना है, कहीं पे आदमी को रास्ते से जाना मना है तो कहीं पे किसी घर में गिलास में पानी पीना मना है, तो कहीं पे फोर्स लेबर किया जाता है। तो हर तरह की यातनाएं सह करके दलित समाज ने इस तरह की चीज़ें की हुई है। तो आज हमारा टॉपिक इसी से रिगार्डिंग हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी पे, कि अनटचेबिलिटी क्यों है, कैसे ये उत्पन्न हुई है, कहाँ से आई हुई है। इसके लिए मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर की बुक पढ़ी है। इसके मुताबिक मैं आपको कुछ एक आइडिया दूंगा कि कहाँ से ये चीज़ें आई हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनटचेबिलिटी होती क्या है। अनटचेबिलिटी का मतलब यह है कि किसी भी जाति या समुदाय के आदमी को उसके जाति के आधार पे उससे भेदभाव करना, उससे दूरी बनाना, उसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, यानी कि भेदभाव कहते हैं। और जाति का मतलब होता है किसी चीज़ से पैदा हुआ। जाति वर्ड जो है संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से बर्न यानी कि पैदा हुआ। इंडिया में लगभग 3000 से ज़्यादा कास्ट है, और सभी कास्ट का लगभग उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से ही उनके नाम डिसाइडेड हैं। जैसे कि कहार का मतलब यहाँ पे है कि पहले के ज़माने में क्या करते थे, कहार कि जो पालकी हुआ करते थे या फिर उनके बड़े आदमियों के समान हुआ करते उनको ढोया करते थे, तो उनका नाम कहार पड़ गया। चमार है वो गांव सब में जो जानवर जो पशु सब मर जाते तो उसको उठा के ले जाना और उसके स्किन को निकाल देना और पता नहीं उससे कुछ भी काम करना, तो उसका नाम चमार पड़ गया। धोबी है वो कपड़ा धोया करते थे, मछुआरा है वो मछली मारा करते थे। तो सबका लगभग आप देखोगे तो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से लगभग उनका नाम पड़ा हुआ है। आगे अगर हम कास्ट से रिलेटेड बात करें तो इंडिया में कास्टिज्म नहीं है, दूसरे कंट्री में भी है, जैसे कि तिब्बत में, कोरिया में या फिर जापान में, इन सब में चल रही है। और रिलीजन पे अगर देखें तो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, अलग अलग कास्ट में भी लोअर अपर है। अगर डिफाइन नहीं है, हिंदू की तरह एक्सट्रीम नहीं है, बट उनमें भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने बुक में लिखते हैं कि हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो जंगल में रहा करते थे, इधर उधर घूमते थे, शिकार करते थे और शिकार पे ही डिपेंडेंट होते थे, और जो कुछ सीजनल फूड मिल जाए उस पर वो डिपेंडेंट होते थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई स्किल नहीं थी, नहीं वो खेती करना जानते थे, नहीं वो भाला बनाना जानते थे, लेकिन वो जानवरों पे ही डिपेंडेंट होते थे। लेकिन उसकी एक ग्रुप हुआ करती थी, जैसे 25 या 50 आदमी के, उस ग्रुप में ही उनके शादी विवाह होते थे। एक ग्रुप से
दूसरे ग्रुप में उनकी शादी विवाह नहीं होती थी। तो थोड़ी सी आपको झलक वहाँ पे देखने को मिलती है कि कुछ अनटचेबिलिटी वहाँ पे थी। फिर 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में आर्य लोग मध्य एशिया से इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद ये यहाँ पे कृषि स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम लोग धान गेहूँ चावल जिस टाइप की देख रहे हैं ये उसी टाइम की इन्वेंशन है। फिर ये धीरे धीरे अपना बस्ती बसाते हैं ठीक ठाक से। उसके बाद ये वेद लिखना शुरू करते हैं। वेद के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो आर्य समाज थे वो तो अपना प्रॉपर विलेज में रहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन खाना बदोश आदमी, वो आदिम आदमी अभी भी जंगल में रहना शुरू करते हैं। मतलब जंगल में ही अभी रहते थे, उसको अपना गांव में रहना पसंद नहीं थे। उनको ऐसा नहीं था कि उनको खाना ऐसे मिल जाता था, लेकिन विलेजर के पास क्या था कि वो अगर कृषि वृषि करते थे तो उनके पास खाना स्टोर रहते थे। ये पशु वशु पालते थे, अपना दूध मक्खन जो भी है वो रखते थे, लेकिन खाना बदोश आदमी के पास ऐसे कोई चीज़ें नहीं हुआ करते थे। तो वो लोग दोनों के बीच में झगड़ा उगड़ा होते थे, यानी कि वो उन पे अटैक कर देते थे। तो विलेजर उनको हरा देते थे। विलेजर जब हराते थे तो उनमें कुछ आदमी ऐसे थे जो सरेंडर कर देते थे। सरेंडर करने के बाद ऐसा था कि वो जो भी 10-15 आदमी बच जाते थे उसको गांव से बाहर उनको रहने के लिए कुछ जगह देते थे। और गांव में जो छोटे छोटे काम होते थे जैसे मुर्दा उठाना या फिर जो विलेजर जो काम नहीं करते थे वो काम उनके पास सौंप दिया जाता था, जैसे गार्ड टाइप की गाँव की रक्षा करना, या फिर गाय मर गई या फिर कोई पशु मर गया उसको यहाँ से उठा के फेंक देना, मुर्दा उठा के ले जाना। तो इस टाइप के काम उन पे थे। फिर उनके जो बच्चे होते थे वो भी वही काम को पकड़ लेते थे। तो धीरे धीरे आपको जो एक सेपरेशन देखने को मिलती है कि गांव से बाहर रहा करते थे तो वो यहीं से चली आ रही है। फिर लगभग 500 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म आती है। बौद्ध धर्म में आने के बाद बौद्ध धर्म में जितने भी खाना बदोश आदमी थे वो लगभग उसमें चले जाते हैं। वहीं पे जो बौद्ध धर्म की जो एक रेज होती है उसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम एरिया में बौद्ध धर्म की रेज हो जाती है। 200 BC के आसपास स्मृतियाँ और धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म का लिखना शुरू हो जाते हैं। स्मृतियाँ मतलब ये होती है कि किसी भी समाज को चलाने के लिए जो धर्म नियम होते हैं, जाति व्यवस्था होते हैं, सजा होते हैं, विवाह के नियम होते हैं, राजा प्रजा के क्या संबंध होने चाहिए, राजा का क्या काम होता है, प्रजा का क्या काम होता है, एक तरह से आप समझ सकते हो। स्मृति मतलब अपना जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश को चलाने के लिए या फिर किसी भी समाज को चलाने के लिए जो एक प्रॉपर नियम होते हैं उसे स्मृतियाँ कहते हैं। अभी की डेट में हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। पहले एक समाज को, एक राजा को राज्य चलाने के लिए जो चीज़ें एक नियम कानून की जरूरत पड़ते थे उसे स्मृतियाँ कहते हैं। इंडिया में लगभग 25 से 30 स्मृतियाँ हैं। हर एक स्मृतियाँ अलग अलग तरीके से अपने जगह पे सही है। उस टाइम जो चीज़ें उनको सही लगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अपने स्मृति बनाने के लिए उन्होंने बनाया। तो इंडिया में लगभग 25 से 30 स्मृतियाँ होने के बावजूद ये फिर मनु स्मृतियाँ इतना क्यों फेमस हुआ है? देखो इंडिया में और भी स्मृतियाँ हैं, जैसे कि बृहस्पति स्मृति है। इसमें व्यापार के बारे में दिया हुआ है, उधार लेन देन, उसके बाद कर्ज, संपत्ति और आर्थिक नियम कैसे चले, ये सब चीज़ें दिया गया है। उसके बाद नारद स्मृति है। इसमें दिया गया है कि कानून कैसे होना चाहिए, अदालत कैसे चले, गवाह कैसे रहे, सबूत का क्या माना जाए, झगड़ा कैसे निपटाया जाए, ये सब चीज़ें लिखी गई है। तो हिंदू धर्म में 25 से 30 स्मृतियाँ होने के बावजूद ये मनु स्मृति इतना क्यों फेमस हुआ? देखो मनु स्मृति इसलिए फेमस हुआ कि पहले तो ऐसे था ही, जैसे ब्राह्मण है तो वो ऐसे पूजा पाठ करेंगे, अपना पढ़ने लिखने वाला काम करेंगे, क्षत्रिय है वो लड़ने का काम करेंगे, वैश्य है वो व्यापार करेंगे, उसके बाद शूद्र है वो सेवा करेंगे, जो अपना काम होते हैं वर्कर टाइप काम करेंगे, जो भी काम हो गया। उसके अलावा मनुस्मृति ने क्या किया, उसमें एक और ऐड कर दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया अवर्ण, जो इन चारों के अलावा अलग वर्ण है। फिर यहाँ पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने राज्य में जो चलाने के लिए ब्राह्मण पे विश्वास करते थे, ब्राह्मण को बुलाते थे, ब्राह्मण जो भी कहते थे उनका बात मानते थे। और ब्राह्मण क्या करते थे, पूरा के पूरा मनुस्मृति का रेफरेंस लेते थे, मनुस्मृति का रेफरेंस लेते थे और वहाँ से धीरे धीरे ज़्यादा फेमस होते गए। अंग्रेज आए, यहाँ पे देखा यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है जात को लेकर के, तो उन्होंने चाहा कि एक ऐसे बुक बनाते हैं जहाँ पे इन पे राज किया जा सके। तो उन्होंने राज करने के लिए बुक ढूंढा, उनको मिला मनुस्मृति। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। अंग्रेज ने क्या किया, इसको और डिटेल में रखा और उन्होंने एक लिस्ट बना दी प्रॉपर 3000 कास्ट। अंग्रेज ने यहाँ पे इंडिया में 3000 कास्ट की एक लिस्ट बना दी और यहाँ पे प्रॉपर छोटी जाति जितने भी है, ओबीसी फोबीसी जनरल वनरल जितना भी है, आपको सबको यहाँ पे ये बना करके तैयार कर दिया। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए अलग अलग टाइम पे अपना अपना रिफॉर्मर आते गए हैं। जैसे 15वीं शताब्दी में कबीरदास आते हैं, वो एक जुलाहा कास्ट से आते हैं, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा सामाजिक बहिष्कार होते हैं, तिरस्कार सुनते हैं, उच्च जाति उनको अशुद्ध मानते हैं। तो एक अपना मेथड अपनाते हैं गीत, वो क्या करते हैं, साखी लिख करके अपना एक माध्यम बताते हैं, उनके जो दुख होते हैं, वो जो पीड़ा सहते हैं वो बताते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, जात न पूछे साधु की, पूछ ले उनका ज्ञान। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्यों निकलेगा, ये जो आपकी जो साखी निकल रहा है उनके अंदर से, तो इसलिए निकल रहा है कि उन्होंने देखा कि
किसी आदमी का ज्ञान पूछ ले भाई, उनके कास्ट क्यों पूछ रहा है, तो उस समय पे जितना भी इसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा तो उन्होंने इस माध्यम से उनके अगेंस्ट लड़ा। फिर संत रविदास कबीरदास के स्टाइल में गीत के माध्यम से उन्होंने बताया कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, फिर महात्मा गांधी ने भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लड़े, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कैंपेन किए। उसके बाद उन्होंने इनको हरिजन बोला। हरिजन का मतलब होता है जो भगवान के बच्चे हैं। तो सबने अपने अपने तरीके से इनके खिलाफ लड़ा, लेकिन इन सबों में जो सबसे ज़्यादा लड़े, पूरे ज़िंदगी भर लड़ते रहे, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर इनके खिलाफ पूरे ज़िंदगी लड़े। उन्होंने एक बुक भी लिखा, अछूत अनटचेबिलिटी नाम करके, आप चाहो तो उस बुक को पढ़ सकते हो। फिर इन जब कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें आधे दर्जन से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल जोड़ दिए। जैसे कि आर्टिकल 14 ये बताते हैं समानता का अधिकार। फिर आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध, किसी भी कास्ट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 17 ये अनटचेबिलिटी अबॉलिश करते हैं। आर्टिकल 46 एससी एसटी कास्टों की उन्नति के लिए बात करते हैं। और इन सबों में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था आर्टिकल 341 और 342। 341 बताते हैं कि किसी भी कास्ट जो पीछे रह गई, जो कास्ट पीछे रह गई, उनके पास जो अभी भी पीछे चल रहे हो उनको रिजर्वेशन दिया जाए, चाहे नौकरी में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी काम जहाँ पे नौकरी सरकार दे सकते हैं, जैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे वो रिजर्वेशन देंगे। तो इतने सारे आर्टिकल और इतने सारे प्रोविजन होने के बावजूद ये दलित समाज अभी तक इतने पीछे क्यों रह गए हैं? मुझे इसके कारण कई सारे लगते हैं, जिसमें से है पहला तो एजुकेशन। उनके पास तो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन पहुँचा ही नहीं। अभी भी अगर गाँव में जाके देखो, कहीं पर भी आप अगर जा पाते हो तो वहाँ पर देखोगे कि वो जो दलित एक एरिया होता है वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं कोई स्कूल है, नहीं कोई पढ़ने का माहौल है। वो खाने के लिए अभी भी तरस रहे हैं। वो क्यों तरस रहे हैं? 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉवर्टी लाइन से नीचे जो जी रहे हैं वो 40.2 है, और दलित समाज के कितना है? 51% है। और 65% आदमी के पास तो कुछ ज़मीन है ही नहीं, और उनके पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। और 71% आदमी तो दूसरे की ज़मीन में काम करने के लिए जाते हैं। तो भाई अभी आगे कैसे बढ़ेगा? फिर जो आदमी रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए बात करते हैं, जो भी ऐसे शो कॉल्ड आते हैं और ऐसे मीडिया में आते हैं, ऐसे बोलते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म होनी चाहिए, हमें भी एक इक्वल राइट्स दो ना, एक रेस में हमें भेजो ना। बोलते हैं यूपीएससी के भी स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे पीछे बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें रिजर्वेशन क्यों दी जाती है स्टूडेंट को? रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट एक चीज़ होती है ना कि जब स्टूडेंट को आप ट्रीट कर रहे हो तो सारे स्टूडेंट को इक्वल ट्रीट करो। आप किसी तो भाई पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मान लो एक अपर क्लास का बच्चा है, एक लोअर क्लास का बच्चा है, जो दलित समाज के बच्चे हैं। एक अपर क्लास के पास वो इन्वायरमेंट पहले से मिला हुआ है, उनको कभी ऐसे पानी भरने की दिक्कत आएगा? ये बताओ कि उनको एक ऐसे जा रहा है, उनको कोई पानी भरने के लिए नहीं दे रहा है। वो जो बच्चा अभी कह रहा है कि स्कूल में अलग में बैठ जाता हूँ, ऐसे कभी अपर क्लास के बच्चे के साथ कभी ऐसे हो सकता है, लेकिन दलित क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास अभी भी ऐसे हो रहा है। तो ये कंपटीशन कैसे होगा? रिजर्वेशन आप तब खत्म कर दे जब अपना इंडिया बन जाएगा ना अमेरिका जैसे ऐसे बन जाएगा, हम पूरे विकसित हो जाएंगे, तो आप रिजर्वेशन खत्म कर देना, तभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी उसको इस लेवल पे लाने में अभी बहुत टाइम है भाई। तो रिजर्वेशन उसको इस लेवल पे लाने के लिए दिया गया है, ना कि उसे तुझे रेस करने के लिए दिया गया है। जब मैं इस पे सर्च कर रहा था तो मैं अपने अंकल से बात किया, वो एक टीचर भी है, तो उनसे पूछा कि मैं अनटचेबिलिटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि अनटचेबिलिटी को तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता है जब तक दलित समाज खुद नहीं चाहेंगे। उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बताया कि अगर मान लें कि कोई स्कूल है और स्कूल में गवर्नमेंट हर तरह के प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट अभी हर एक गाँव में स्कूल खोल रहे हैं, गवर्नमेंट छात्रवृत्ति दे रहे, गवर्नमेंट साइकिल दे रहे, गवर्नमेंट लैपटॉप दे रहे, गवर्नमेंट पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो वहाँ पे दलित समाज के बच्चे लेस देन मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे। तो बोले उसको फिर जो गवर्नमेंट दे रहे हैं उसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? उनको तो फ़ायदा उठाना दलित समाज का काम है, लेकिन दलित समाज जाएंगे तब तो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। वो खुद भी टीचर हैं, तो बोले मैं 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास दलित समाज के बच्चे 1-2 आते हैं। मैं तो फ्री में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे पास आते नहीं है, और इंटर की तो बात ही छोड़ दो। तो ये सबसे पहली काम है दलित समाज के कि अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए फोर्स करे, एजुकेशन जितना हो सके उतना दे। लास्ट ऑप्शन यही है जो एजुकेशन अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर सकता है। और आपको क्या लगता है इस पर, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो वेद के जो वर्ण सिस्टम है, मैं आपको उसको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। वेद के सिस्टम क्या है? जैसे मान लो कोई समाज है, उस समाज में हर एक तरह के आदमी होते हैं, और हर एक आदमी को हर एक काम पसंद नहीं है। किसी को अगर पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, और किसी को ऐसे नहीं है वो पढ़ना नहीं चाहते, वो ऐसे व्यवहार करना चाहते हैं, कोई अपना अलग काम करना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, तो उनकी चॉइस है।
और कोई आदमी लड़ना चाहते हैं, कोई आदमी फौज में जाना चाहते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। तो एक समाज में हर एक तरह के आदमी होते हैं और हर एक तरह के आदमी के अपने अपने काम की चॉइस होते हैं। तो उसी तरह से वर्ण सिस्टम जो वेद में समझाया गया है, जैसे मान लो कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो सिखाएगा, ऐसे रिसर्च करेगा, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय वो है जो लड़ने के लिए जाएगा, बॉर्डर पर रहेगा, वो एक क्षत्रिय है। वैसे वो है जो व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, इस टाइप के। और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरे खेत में भी काम करना पसंद है, वो अपना कोई अपना काम किया, वो मजे में जी रहा है। जिस आदमी को जिस टाइप की काम पसंद होंगे उसके हिसाब से वो आदमी उसमें काउंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं थे कि आप मान लो ब्राह्मण हो और आपके बेटा भी ब्राह्मण होगा। भाई आपके बेटा को अगर फौज में जाना पसंद है तो वो क्षत्रिय हो गया। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जो ऋषि वाल्मीकि थे वो एक शूद्र थे और बाद में पूरा के पूरा रामायण लिख दिया, तो क्या वो शूद्र हुए? वो तो भाई ब्राह्मण ही हुए ना। उसके बाद ऋषि वेद व्यास सिंपल से मत्स्य परिवार में पैदा हुआ था। मत्स्य परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने पूरे के पूरे महाभारत लिख दिया। तो क्या उसको अभी आप भाई मछुआरा बोलोगे क्या? ऐसे नहीं बोल सकते हो। गुरु कालिदास सिंपल से एक गाय चरवा था, बाद में पूरे के पूरे ये संस्कृत को रट गया और संस्कृत का विद्वान बन गया। तो ये अलग तरीके से जो अपना वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम का मतलब यही था कि कैटेगरीज बाय वर्क, जिसको जो काम पसंद है भाई उस काम में रहो और उस कैटेगरी में रहो। अगर आप क्षत्रिय हो और आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाला हो गया तो आपके बच्चे ब्राह्मण हो गए, ना कि वो क्षत्रिय रह गए। तो वो काम के हिसाब से इस कंसेप्ट को समझो भाई।